नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्थलाकृति। ये खान सर द्वारा प्रोवाइड पीडीएफ है, हम इसी का मटेरियल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृति में हम क्या करते हैं? पृथ्वी की बाह्य जो परत है उसकी बनावट का अध्ययन करते हैं। ठीक है। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, इसके अंदर हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। उच्चावच की बात करें तो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को उच्चावच कहा जाता है। पृथ्वी जो होती है कहीं से पर्वत होती है, कहीं से समतल होती है, कहीं से पठार होते हैं। जो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है, ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हैं ना हम इसे, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ है उसे ही क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच की बात कर रहे हैं तो इसमें महाद्वीप तथा महासागर आता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच की बात कर रहे हैं तो इसमें महाद्वीप और महासागर आता है। आपको पता है महाद्वीप मतलब स्थल और महासागर जलीय भाग, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएंगे। आपका स्थल हो गया और आपका जलीय भाग हो गया। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो इसमें महाद्वीप पर बनने वाली आकृतियाँ जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल आते हैं। आप आसानी से समझ चुके होंगे इसे। द्वितीय श्रेणी की जो उच्चावच है इसमें महाद्वीप, आपके जो महाद्वीप है इसमें बनने वाले जो पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, पर्वत, पहाड़ और मैदान, मरुस्थलीय एरिया, ये सब आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच इसमें काट छाट करने वाले स्थलाकृति को रखा जाता है, जैसे भी आकार की आकृति, एस आकार की आकृति, जलप्रपात, लोयस। ठीक है। मतलब तीसरी श्रेणी की जो उच्चावच में इसमें कह रहे हैं कि अगर जैसे हमारे पास पर्वत है तो ये टूट गया, मतलब इसका अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, टूट गया, और ये बहने लगा तो इसका अपरदन हो गया, और कहीं पे इसे ये जो बहाव है कहीं पे रुक गया, मतलब निक्षेपित कर दिया, तो इस प्रकार से जो बनने वाली भी आकार की आकृति है जो दो पर्वतों के मध्य बनती है, या एस आकार की आकृति, ठीक है, जो एस आकार की घाटियां होती है, और जलप्रपात और लोयस ईटीसी तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो कुछ टर्म है जिसे हमें पढ़ना है। तो जैसे अपक्षय, वेदरिंग की बात करें तो चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। मैंने आपको कहा जैसे कोई चट्टान है, ये पहाड़ है, तो आपके पास कोई चट्टान है, मान लीजिए ये टूटे। अब ये स्वयं तो टूटेंगे नहीं, या तो हवा द्वारा टूटेंगे, जल द्वारा टूटेंगे, बारिश ज़्यादा होगी तो तभी जाके टूटेंगे, इसमें दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये टूटेगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये टूटा, इसका सिर्फ टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। बल दाब द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय है। आपको बताया जा रहा है कि जो बल और दाब मतलब जो बाह्य कारक है, बल और प्रेशर बाह्य कारक है, तो इनसे टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। जबकि अम्ल क्षार के माध्यम से टूटना, अब रिएक्शन करेगा अम्ल और क्षार के साथ, इनके माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव होता है। सॉरी, थोड़ा आज सर्दी है इसलिए ढंग से क्लास नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इनका कहना है कि जो चूना पत्थर है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। आपके पास है अपरदन, इरोजन, चट्टानों में घिसावट। आपकी चट्टान थी, ठीक है, ये टूट गया, भौतिक कारक या रासायनिक कारण से टूट गया। अब इन चट्टानों में घिसावट मतलब ये बहने लगे, ठीक है, इनमें बहाव होने लगा चट्टानों में, ये यहाँ से खिसक के नीचे आने लग गए,
तो ये गिरावट जो होता है अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन की क्रिया जो होती है वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होता है। देखिए जल, बारिश हुई, ठीक है, ये टूटा, किसी भी प्रेशर की वजह से, बारिश का प्रेशर पड़ा या फिर, ठीक है, और फिर बहाव के कारण जो जल आया, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल आया, तो ये क्या करेगा, अपने साथ मिट्टी को लेके जाएगा। तो इस मिट्टी को अपने साथ ले जाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, अपवर्तन। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो सागर, बर्फ इन सब के द्वारा अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब निक्षेपण की बात करते हैं। निक्षेपण, डिपोजिशन, हम देखते हैं, आपको बताया गया कि ये टूटा तो ये अपक्षय, और इसमें बहाव हुआ तो ये क्या है, अपवर्तन हुआ। और इस बहाव, जब ये नदियाँ अपने साथ या फिर जो भी जल है अपने साथ इस मिट्टी को, इस चट्टान को लेके जाएगी तो अपवर्तन होगा। अब कहीं ना कहीं इसे छोड़ भी देगी, जहाँ इसका वेग कम हो जाएगा तो इस चट्टान को कहीं ना कहीं छोड़ देगी, क्योंकि वेग कम है तो उसे कैरी नहीं कर पाएगा, दूर तक अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, तो इसे रास्ते में छोड़ देगा, जहाँ पे इसे किनारों में, तट में, जिस भी स्थान पर इसे छोड़ दिया जाएगा। और इसे छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहा जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के फलस्वरूप निकला गया जो गाद है या कचरा है, जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है, जहाँ पे वेग कम हो जाता है तो इसे छोड़ दिया जाता है वहाँ पे निचले ढाल। ठीक है, जो स्थलाकृति बनने के कुछ कारक होते हैं, जैसे नदी का पानी हो गया, नदी है, बर्फ है, या भूमिगत जल है, तो इस प्रकार के कुछ कारक है जिनके द्वारा स्थलाकृति बनती है। तो उन कारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज सिर्फ फर्स्ट पहला कारक पढ़ेंगे, अदर जो कारक है वो हम अगली क्लास में पूरा करते हैं। तो देखते हैं कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदियों द्वारा कैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो उद्गम आपको पता है, जहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, ज़्यादातर नदियों में, जो इंडिया में ज़्यादातर नदी है, उनका उद्गम जो होता है पर्वतों से होता है, उस स्थान से, हिमानी वाले स्थान से होता है, जहाँ पे आपके बर्फ़ होता है। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर नदियाँ वहीं से निकलती है, बर्फ़ों से। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं कि जो उद्गम है, जहाँ से नदियाँ का उद्गम मतलब निकल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उद्गम कहा जाएगा। और मुहाना उस स्थान को कहा जाएगा जहाँ पर नदी समुद्र में मिल जा रही है, या अंतिम छोर है नदी का, उसे क्या कहा जाएगा, मुहाना कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नदियों का 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, नदियों की भी कुछ अवस्थाएं होती है, जिसे हम देखते हैं युवा अवस्था। युवा मतलब आपको पता है, जवान। ठीक है, तो युवा अवस्था की बात करते हैं, जब पर्वत, देखिए इसमें जो है नदियाँ पर्वतीय ढाल पर होती है, मतलब जहाँ से उसका निर्माण हुआ, पर्वतों से नहीं होगा नदियों का निर्माण। तो अभी यहाँ से निर्माण हो रहा है तो पर्वतीय ढाल पर होती है नदियाँ। ठीक है, तो पर्वतीय ढाल पर होती है तो ये उस समय क्या करती है, सिर्फ अपवर्तन करती है, मतलब जो मिट्टी है उसे अपने साथ लेके जाएगी युवावस्था में। तो इस समय नदियाँ जो होती है पर्वतीय ढाल पर होती है। और प्रौढ़ अवस्था की बात करें, इस समय नदियाँ जो होती है, ये आपकी पहाड़ है, फिर आपका मैदान है, तो इस समय मैदानी भाग पर नदियाँ होती है। और आपको पता है, पहाड़ों से आई अपवर्तन करके, यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे वेग कम हो जाएगा नदियों का, मैदानी भागों में वेग कम हो जाएगा, इसलिए निक्षेपण भी करेगा। तो इस स्थान पर अपवर्तन के साथ साथ निक्षेपण भी करेगा, कहीं से अपवर्तन कर देगा और निक्षेपण भी कर देगा। अब वृद्धावस्था में आता है, मतलब नदियों में इतना वेग नहीं रहा, इतना फोर्स नहीं है नदियों में कि वो किसी को अपवर्तित कर सके। ठीक है, मतलब बहाव ले जा सके। तो इस अवस्था में अपने मुहाने तक पहुंच जाता है नदियाँ। ठीक है, और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। अब प्रवणता की बात करते हैं। किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रवणतन। एक सेकेंड, देखिए प्रवणता पूछ रहे हैं कि प्रवणता, तो प्रवणता किसी स्थल में समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें, किसी
चट्टान की जो ढाल है या किसी स्थान की जो ढाल है, कितनी हाइट है उसकी, क्या ढाल है उसकी, उसे क्या कहा जाएगा, प्रवणता कहा जाएगा। तो किसी स्थल की समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। ठीक है, प्रवणता जितनी अधिक होगी, अब देखिए ये प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतनी ही अधिक होगी। नदियों की शक्ति उसकी प्रवणता पर निर्भर करती है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपके पास समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, ये प्रवणता है, मतलब उसकी ढाल ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा ढाल ये है, पर इसकी ढाल मान लो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से नदी जब आएगी तो उसके वेग भी तो ज़्यादा होगा, और जब यहाँ से नदी आएगी इससे अकॉर्डिंग में इसका वेग ज़्यादा होगा। तो यही कहना जा रहा है, ठीक है। तो उसकी शक्ति उसकी प्रवणता पर निर्भर करता है, किसकी, नदियों की शक्ति। क्षिप्रिका की बात करते हैं तो क्षिप्रिका, नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है, नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र में होती है तब वह मुलायम चट्टानों को काट देती है, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, जिस कारण उबड़ खाबड़ की आकृति का निर्माण होता जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्षिप्रिका कहते हैं। इनका कहने का मतलब है जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र पर होती है, पर्वतीय क्षेत्र पर होती है, तो आपके पास मिट्टी मान लीजिए कहीं पे कठोर है कहीं पे मुलायम है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पूरी चट्टान कठोर है, ठीक है, या पूरी चट्टान मुलायम है। तो कहीं पे मजबूत होगा चट्टान, कहीं पे क्या होगी, मुलायम होगी। तो जहाँ पे मुलायम है उसे क्या कर देती है नदियाँ, इस चित्र पे देखिए, ठीक है, जहाँ पे मुलायम है वहाँ पे नदियाँ उसे काट देती है और वहाँ गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। नदियाँ आ रही है, मान लीजिए नदियाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे चट्टान मुलायम थी तो उसने काट दिया, अपने साथ बहाव लेके गया, ठीक है, बहा के ले गया, और मान लीजिए इससे नीचे नहीं काट पाई क्योंकि यहाँ पे काटेगी, कुछ सालों में काटेगी, पर अभी नहीं काट पाई, मजबूत है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे मजबूत चट्टान है, ये मजबूत चट्टान है, नहीं काट पाई, तो इसके ऊपर से नदियाँ बहेगी, और यहाँ पे मुलायम चट्टान मान के चले तो इसे काट दिया, ठीक है, इसे काट दिया, पर यहाँ पे फिर से मजबूत चट्टान है, नहीं काट पाई। तो इस प्रकार की जो आकृति बन रही है आपके पास, इस टाइप की, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, क्षिप्रिका कहा जाएगा, और नदियाँ का बहाव इस प्रकार रहेगा, ठीक है, आपकी नदियाँ इस प्रकार बहेगी। बी आकार की घाटी की बात करें, नदियाँ जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। देखिए आपके, मान लीजिए आपके पास दो पर्वत है, जो ये घाटी है इसे भी आकार की कहते हैं, क्योंकि ये भी आकार में है, इस प्रकार की घाटी, इसे भी आकार की घाटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप बचपन में भी चित्र बनाते थे, इसके बीच से आप नदियाँ निकाल देते। अब आपको बताया जाए तो पहाड़ों में जो नदियाँ होती है उसका निर्माण कैसे होता है, जैसे बारिश का पानी हुआ, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है मान लीजिए, तो यहाँ पे बारिश का जो पानी था, बारिश का जो पानी था यहाँ पे कुछ धाराओं में निकल के आएगी, ठीक है, और धाराओं में निकल के आएगी तो नीचे घाटियों में जमा होने लगेगा। अब जब जमा होता है तो इस प्रकार से ये इधर से इरोजन करेगा, मतलब अपरदन करते जाएगा, ठीक है, इनका अपरदन करेगा और इस प्रकार की भी आकार की घाटी बन जाएगा। अब नदियों का बहाव इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है तो ये नीचे से भी, अपने नीचे से भी कटाव करेगा, इधर से भी कटाव करेगा, इधर से भी कटाव करेगा, तो भी आकार की आकृति का निर्माण करेगा। मुझे लगता है मुझे कलर चेंज करना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि नदियाँ इस प्रकार से भी कटाव करेगा, इस प्रकार से भी कटाव करेगा, बीच में नदियाँ बह रही है तो नीचे वाले भाग का भी कटाव करेगा, तो आपको भी आकार की वैली का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। गार्ज की बात करते हैं, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है, जब भी आकार की घाटियाँ हैं वो गहरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो गार्ज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इंडिया में ये प्रमुख नदियां हैं जो गार्ज का निर्माण करती है। कौन कौन सी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियां तीनों ही हैं। तो देखते हैं कि जब आपके पास, मान लीजिए आपके पास भी आकार की घाटी है, ठीक है, जब घाटी और ज़्यादा गहरी हो जाती है, इसे और ज़्यादा गहरी कर दी है, ठीक है, और ज़्यादा गहरी कर दी है, तो ये घाटी क्या कहलाएगी,
नदी द्वारा और ज़्यादा गहरी कर दी गई तो इस घाटी को गार्ज कहा जाएगा। ठीक है, गार्ज कहा जाएगा। कैनियन की बात करते हैं। कैनियन या आयताकार की घाटी जब गार्ज से भी गहरी हो जाती है। ठीक है, जब घाटियाँ क्या होती है, गार्ज से भी गहरी हो जाती है तो इसका ढाल बिल्कुल सीधा हो जाता है और इसे कैनियन कहा जाता है या फिर आयताकार की घाटी कहा जाता है। सबसे जो गहरा कैनियन है, सबसे गहरा कैनियन जो है यूएसए अमेरिका में जो कोलोरेडो नदी पर निर्मित ग्रैंड कैनियन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, कोलोराडो नदी के तट पर है, कोलोराडो नदी पर है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, यूएसए में है। आप देखिए, इसे भी समझते हैं। कैनियन का मतलब है कि आपके पास भी आकार की घाटी है और जब इसका इरोजन मतलब कटाव ज़्यादा हुआ तो ये और गहरा कर दिया तो इसे गार्ज कहेंगे। पर एक समय ऐसा आएगा कि कटाव करते 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 सीधा कटाव करेगा। ठीक है, कलर चेंज करना चाहिए। तो कटाव एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका कटाव इस तरह से होने लगेगा। ठीक है, अरे ये आगे बढ़ के भी ऐसा ही होगा। तो ये जो कटाव होगा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो इसे आई के आकार की घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो इसे आई आकार की घाटी या कैनियन कहा जाता है। ठीक है, जलप्रपात की बात करते हैं। नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। आपके पास ये पहाड़ है, आपके पास ये पहाड़ है। ठीक है, नदियाँ इसमें बह रही है, अब आगे तो इस तरह से जाएगी नहीं। ठीक है, अब नदी क्या होगी, गिरेगी नीचे। अब जब ये ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, अवनवन कुंड की बात करते हैं। तो ये सेम आपका जो जलप्रपात है उसी से रिलेटेड है। आपके पास नदियां हैं, नदियां इस प्रकार से बह रही है, जलप्रपात का निर्माण किया और जलप्रपात जब निकले नीचे आएगा तो ये अपने साथ एक फोर्स लगाएगा, फोर्स से यहाँ पे एक गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, गड्ढे का निर्माण होगा, इस गड्ढे का निर्माण होगा, इसे अवनवन कुंड कहा जाएगा। धीरे धीरे ये फोर्स मतलब कुछ सालों में बड़ा बड़ा होता जाएगा तो इसे ही क्या, इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, अवनवन कुंड कहा जाता है। ऐसा आकार की घाटी। नदियाँ मैदान के क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है। ये कह रहे हैं कि नदियाँ जो होती है मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, जिस कारण ऐसा आकार की घाटी बन जाती है। वैसे मिनांडर, ये मिस्टेक हुआ है, मिनांडर है, मिनांडर या विसर्प भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि नदी जब मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तो इस प्रकार की, और कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती तो इस प्रकार की घाटियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये नदियाँ हैं, इस प्रकार की घाटियों का निर्माण करते हैं तो इसे ऐसा आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, मिनांडर भी या विसर्प भी इसे कहा जाता है। गौखुर झील, गौखुर झील होता है क्या है आपको बताया, दो तो ये आपकी ऐसा आकार की घाटियाँ हैं। ठीक है, तो आपकी ऐसा आकार की घाटियाँ हैं तो मान लीजिए कुछ समय बाद आपकी जो ऐसा आकार की घाटियाँ हैं ये नदी का पानी सीधा हो जाता है। कैसे हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये आपका ऐसा आकार की घाटी थी पर कुछ सालों में नदी का पानी मतलब यहाँ की जो मिट्टी है उसे काट के सीधा हो गया। ठीक है, तो इधर मिट्टी आ गई तो ये जो झील बच जाती है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, गौखुर झील, क्योंकि गौ की खुर के आकार की होती है। तो गौखुर ऐसा आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो उसे गौखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, गौखुर झील का निर्माण करती है। परितत्व झील भी कहते हैं इसे। तटबंध की बात करें, मैदानी क्षेत्र में नदियाँ अपने किनारे शल्ट
शल्ट का मतलब होता है कचरा, ठीक है, जो अपने साथ मलबा वगैरह लेके आ रही है। तो मैदानी क्षेत्र में नदी अपने साथ क्या होती है, शल्ट को जमा कर देती है, जिसे तटबंध कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में ये आपकी नदियां हैं ऐसा आकार की, और यहाँ पे इसके किनारे कचरा जो भी आपके पास मलबा है इकट्ठा करेगी, तो इसे क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। नदी द्वीप, नदी द्वीप, जब नदियाँ अपने बीच मार्ग पर शल्ट को जमा कर देती है तो उससे नदी द्वीप कहता है, ठीक है। नदियाँ चल रही है तो बीच मार्ग में अगर उसने मलबे को इकट्ठा कर दिया है तो उससे क्या कहा जाता है, नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली द्वीप है, आपको पता होगा ये इंडिया में, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में निर्मित है, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा द्वीप, इंडिया बोलो या विश्व का नदी द्वारा जो निर्मित द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कहाँ पर, असम में है, निर्मित किया गया है। तो तटबंध और नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है, होंगे, ये अपने साथ नई मिट्टी को लेके आते हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होता है। देखिए यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि जल, ये ऊंचाई है तो यहाँ से जल गिरा तो ये आपका जलप्रपात है, ठीक है। तटबंध, ये आपकी नदी है, इसके किनारे कोई मलबा इकट्ठा किया गया तो तटबंध का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे नदी के बीच में मलबा इकट्ठा हुआ है तो नदी द्वीप का निर्माण किया गया है। और आपकी ऐसा आकार की घाटी थी, ऐसा आकार की घाटी थी तो इसे मार्ग सीधा हो गया है, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ जो गोरखु झील कहा गया है। और आपका जलप्रपात गिरा, मैंने कहा यहाँ पे गड्ढे जैसी आकृति का निर्माण, जैसे अवनवन कुंड कहते हैं। और ये आपकी क्या घाटी है, ऐसा आकार की घाटी है। अब भित्रिका की बात करें तो भित्रिका नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, वो तो होगा ही, क्योंकि इस युवा अवस्था में पहाड़ों में होती है, प्रौढ़ अवस्था में मैदानी भागों में होती है, और आपके जो अंतिम वृद्धावस्था में नदियाँ कहाँ होती है, अपने मुहाने पर होती है। तो यहाँ पे इनका वेग सबसे कम होता है मुहाने पर, ठीक है। जब ये अपने मुहाने पर होती है तो ढाल क्या हो जाती है, कम होती है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। और इन शाखाओं को भित्रिका कहते हैं। आपकी मानो नदी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुहाने पर है तो कुछ नदी इधर चली जाती है, कुछ नदी इधर चली जाती है, नदी का कुछ पानी इधर चला जाता है, कुछ नदी का पानी इधर चला जाता है, बीच में इनमें मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। आई थिंक कलर चेंज, मिट्टी किस कलर की होती है, तो यहाँ पे वो कलर है नहीं, तो ये आपके पास मिट्टी मान लीजिए, पर आप, ठीक है, बीच में आपकी नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है। तो जो आपका ये पार्ट है, ये नदियाँ जो जा रही है इधर से कुछ भागों में बट गई है, इन्हें क्या कहा जाता है, भित्रिका कहा जाता है, ठीक है। इन शाखाओं को भित्रिका कहा जाता है। आगे चलते हैं डेल्टा। दो भित्रिकाओं के बीच जो गाद, जो मैंने आपको बताया कि भित्रिकाओं के बीच में मिट्टी जमा हो जाती है, जो भी मलबा जमा हो जाता है, या इसे जो जोग्राफिकल लैंग्वेज में शिल्ट कहा जाता है। तो जो गाद या शिल्ट जमा होता है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो वह त्रिभुजाकार के आकृति के बने होते हैं और डेल्टा कहा जाता है। ये बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि नदियों द्वारा बहा के लाए जाते हैं, तो उपजाऊ तो होंगे ही, न्यू मिट्टी होती है। अब देखिए आगे चलते हैं। जब डेल्टा, सॉरी, इनका कहना है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा जो नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिससे सुंदरबन का डेल्टा कहता है। और आपको पता होगा ये इंडिया का ही है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे, जब नदी के भित्रिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो इसे पक्षी
के पैर के समान दिखने लगती है, जिस कारण इस डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहा जाता है। देखिए, जब भित्रिका की संख्या जो अधिक हो जाती है तो ये पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है, तो इस डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहा जाता है। अब देखिए, मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी नदी यूएसए में जो है पक्षपात डेल्टा बनाती है, तो उसका डेल्टा सबसे चौड़ा डेल्टा भी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मिसिसिपी नदी कहाँ है, यूएसए में है, तो ये पक्षपात डेल्टा बनाती है और इसका जो डेल्टा है सबसे चौड़ा डेल्टा भी है। तो आगे ज्वार नदमुख या एंचुरी की बात करते हैं। जब नदी का जो मुहाना होता है पर्वतों के बीच में होता है, ठीक है, मतलब नदी का जो मुहाना है वो पर्वतों, ये मान लीजिए जब नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा होता है, ये आपकी नदी है, यहाँ चल रही है, पर यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्वत है, तो भित्रिका में बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ रोक रहा है पर्वत, यहाँ पे भी रोक रहा है। तो देखिए कि पर्वत खड़ा होता है तो नदी अपने शिल्ट, मतलब जो अपने जो जमाव है, जो भी उसका गाद है या फिर मलबा है, उसे क्या करता है, किनारे में भित्रिका बनाकर नहीं निकल सकते क्योंकि दोनों किनारे पर पर्वत होते हैं, अतः शिल्ट सागर में गिर जाता है, जैसे क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख या एंचुरी कहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास नदी है, ठीक है, और नदी के दोनों किनारों में क्या है, पहाड़ है, दोनों किनारों में पहाड़ है। इन पहाड़ों के कारण नदी भित्रिका में बढ़ नहीं पाई, तो अपना जो सारा मलबा है उसे क्या कर देगी नदियाँ, सीधे सागर पे जो आपका एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। अब इसे इकट्ठा कर दिया, अब इस आकृति को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्वार नदमुख या एंचुरी। ठीक है, अब एंचुरी बनने से सागर तट बड़ा हो जाता है। कुछ पॉइंट है जिससे आपको याद रखना है कि क्या होता है एंचुरी बनने से। तो एंचुरी बनने से सागर तट बड़ा हो जाता है। तट तो आपको पता ही होगा। तो गोवा का जो मारमा गोवा बंदरगाह है एंचुरी पर स्थित है। ठीक है, ज्वार नदमुख पर स्थित है, ठीक है, जो गोवा का मारमा गोवा। तो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है एंचुरी है, गोदावरी नदी का है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलिए, नर्मदा और तापी नदियों की ओर एंचुरी। देखिए, नर्मदा और जो तापी नदी है पश्चिम की ओर क्या बनाती है, एंचुरी बनाती है। देखिए, इंडिया का नक्शा है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का नक्शा है, सॉरी ये कौन सा नक्शा बन गया यार, तो हमें ऊपर तो बनाएंगे नहीं, पर जो आपका ये है इधर ही से ही नर्मदा निकलती है और उसके नीचे ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है, इस वाले पश्चिम वाले भाग से। तो जब ये नीचे गिरती है पश्चिम वाले भाग में, तो ये क्या बनाती है, आपकी एंचुरी, और या फिर एंचुरी बोलो या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। और दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर, इंडिया के जो पूर्व वाले भाग में है, ठीक है, इंडिया के पूर्व वाले भाग में उसका मुहाना है, तो पूर्वी की ओर एंचुरी का निर्माण करती है। जब नदी के किनारे एक छोर पर पर्वत खड़ा होता है, एक पॉइंट है इसे आपको ध्यान रखना है, आपके पास नदी है, उसके एक छोर पर क्या होता है, पर्वत खड़ा होता है, और जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एंचुरी बनाएगा, क्योंकि फैल नहीं पाएगी, भित्रिका नहीं हो पाएगी, तो इस मलबे को इकट्ठा कर देगा। पर इस ओर पर्वत नहीं है तो इस ओर भित्रिका बना देगा, तो भित्रिका बनाएगा तो भित्रिकों के बीच में क्या हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण होगा। तो यही कहना चाह रहा है, जब नदी के एक छोर पर आपके पर्वत खड़ा होता है और एक छोर पर नहीं होगा, तो जिस ओर पर्वत है उस ओर एंचुरी बनेगा, और जिस ओर पर्वत नहीं है उस ओर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। ठीक है, अब गोदावरी नदी जो है एंचुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। अब आप
समझ सकते हो क्यों बनाती है, क्योंकि इसकी एक और पर्वत होगा एक और नहीं होगा, तो एंचुरिया डेल्टा दोनों का निर्माण करती है। आगे देखिए, नदी जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे संप्राय जो होता है मैदान कहते हैं। हाँ, समतल मैदान बोल लीजिए आप। ये पर्वत है, इनको काट छाट कर नदी ने समतल कर दिया, ठीक है, इन्हें समतल कर दिया तो इन्हें संप्राय या फिर बोलिए समतल मैदान हो गया। अगला पॉइंट जो है आपका भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये हम कल देखेंगे क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो टेक केयर।